हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन। और इस टॉपिक का नाम है आईएमएफ एंड एक्सचेंज रेट पॉलिसी। चैप्टर का नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मतलब आईएमएफ एक्सचेंज रेट पॉलिसी को किस तरीके से कंट्रोल करता है और उसकी आईएमएफ की एक्सचेंज रेट पॉलिसी क्या है, किस तरीके से वो मेंबर कंट्रीज़ के जो एक्सचेंज रेट्स हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। मेंबर्स आर अंडर द ऑब्लिगेशन टू collaborate with the fund and with the other members as expressed in Article 1 of Article of Agreements to assure orderly exchange agreements and to promote a stable system of exchange rates। जितने भी मेंबर्स हैं आर्टिकल 1 के हिसाब से, आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट्स में आर्टिकल 1 है, उसके हिसाब से वो आपस में एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करेंगे और जो एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी के लिए कदम उठाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाता है the exchange rate policies are to be followed as per the new Article 4 of the Second Amendment of the Articles with its commitment to endeavor to direct its economic and financial policies towards the objective of fostering orderly economic growth with reasonable price stability with due regard to its circumstances। सिंपल वर्ड्स में जो भी एक्सचेंज रेट है वो इस हिसाब से पॉलिसीज़ के अंडर जो है वो डिटर्मिन किया जाएगा। जैसे फर्स्ट जो न्यू आर्टिकल 4 है सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल्स के अंडर, वो ये कहती है कि ये जो फंड है आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ को इस हिसाब से फॉस्टर करेगा ताकि एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी आ सके और कंसर्न कंट्री के प्राइजेस में भी स्टेबिलिटी रहे। Seek to promote stability by fostering orderly underlying economic and financial conditions and a mandatory system that does not tend to produce erratic disruptions। तो मेन मकसद क्या होगा, स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कंडीशंस को इस हिसाब से जो है कंट्रोल किया जाएगा ताकि जो एरेटिक मूव्स हैं, एरेटिक डिसरप्शंस का मतलब है एकदम से जो फ्लक्चुएशंस आती हैं वो ना आए। थर्ड पॉइंट जो इस आर्टिकल में था वो था अवॉइड मैनिपुलेटिंग एक्सचेंज रेट और द इंटरनेशनल सिस्टम इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इफेक्टिव बीओपी मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट्स और टू गेन एन अनफेयर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर द अदर मेंबर्स। तो थर्ड आर्टिकल के थर्ड पार्ट में ये बताया गया है कि अवॉइड करना है मेंबर्स ने कि वो एक्सचेंज रेट को मैनिपुलेट करें इसलिए कि वो अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को एडजस्ट करना चाहते हैं या फिर अदर कंट्रीज़ को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या फिर अदर कंट्री के साथ अनफेयर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेना चाहते हैं। ठीक है, तो तीनों पॉइंट्स का मेन मकसद क्या था कि एक्सचेंज रेट स्टेबल रहे। तो चलिए आगे करते हैं। द मेन प्रिंसिपल्स वर ऑल्सो गिवन टू ओवरसी द कंप्लायंस बाय ईच मेंबर ऑफ दीज ऑब्लिगेशंस एंड टू एश्योर द इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। बेसिकली मेन प्रिंसिपल यही था कि इफेक्टिवली काम चलता रहे और एक्सचेंज रेट स्टेबल रहे और जो मॉनेटरी सिस्टम है वो भी अच्छे तरीके से, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम अच्छे तरीके से चले। एज पर द सेकेंड अमेंडमेंट दीज स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स आर नेसेसरी टू बी अडॉप्टेड फॉर the guidance of members regarding the exchange rate policies। these principles are, तो जो सेकेंड अमेंडमेंट हुई थी वो कहती थी कि फॉलोइंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए मेंबर्स को, तभी ये जो एक्सचेंज रेट है वो स्टेबल रह सकता है। कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं? अ मेंबर शेल अवॉइड मैनिपुलेटिंग एक्सचेंज रेट और द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इफेक्टिव बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट्स और टू गेन एन अनफेयर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर द अदर मेंबर्स। मतलब कोई भी जो मेंबर कंट्री है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, वो अपने रेट को, एक्सचेंज रेट को मैनिपुलेट ना करे या फिर अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट को सही करने के चक्कर में अपना जो एक्सचेंज रेट है उसको खुद ऊपर नीचे ना कर पाए और जो अनफेयर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जैसे चाइना लेता है उसको अनफेयर जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को लेने के चक्कर में दूसरी कंट्रीज़ को नुकसान पहुँचा के और खुद को एक्सचेंज रेट को ऊपर नीचे करना, इस टाइप की भी हरकतें नहीं करनी है। अ मेंबर शुड इंटरवीन इन द एक्सचेंज मार्केट इफ नेसेसरी to country disorderly conditions which may be characterized inter alia by disruptive short-term movements in the exchange value of its currency। सिंपल वर्ड्स में मेंबर कंट्री जो है इंटरवीन तब करे जब उसकी जो कंडीशंस हैं वो डिसऑर्डरली कंडीशंस है। डिसऑर्डरली मतलब बहुत बुरा हाल हो गया है और उसको फिर रिटर्न में देना पड़ेगा आईएमएफ को कि देखो जी मेरा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है बहुत ख़राब हो रहा है और ये रिटर्न में है। फिर वो आईएमएफ चेक करता है, फिर थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकता है, मगर ऐसे नहीं बिना बात के, जैसे चाइना बिना बात की अच्छी बिल कंडीशन है फिर भी करता रहता है। ठीक है, मेंबर्स शुड टेक इनटू अकाउंट इन देयर इंटरवेंशन पॉलिसीज द इंटरेस्ट ऑफ अदर मेंबर्स।
तो एक कंट्री दूसरे कंट्री का भी इंटरेस्ट देखे ना, ये ना हो अपनी पॉलिसीज एक्सचेंज रेट इस हिसाब से चेंज करता रहे और दूसरे जो उसके जो मेंबर कंट्रीज हैं आईएमएफ के उनको नुकसान हो, इंक्लूडिंग दोज ऑफ द कंट्रीज इन हुज करेंसीज दे इंटरवीन। तो जब भी वो अपनी करेंसी को चेंज करेंगे दूसरी करेंसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जिसको डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं, तो वो ये देखे कि जो मेंबर कंट्रीज हैं आपस में ये चीज़ ना कर पाएं। ठीक है, द ओरिजिनल फंड एग्रीमेंट provided that the par value of each member country was to be expressed in terms of gold of certain weight and fineness or US डॉलर। सिंपल वर्ड्स में जो ओल्ड फंड का एग्रीमेंट है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो ये कहता था कि जो भी मेंबर बनेगा उसको अपनी करेंसी को या तो गोल्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर US डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझिए बात। द आइडिया बिहाइंड इट वॉज टू क्रिएट अ सिस्टम ऑफ स्टेबल एक्सचेंज रेट विद ऑर्डरली क्रॉस रेट्स। तो इसका मकसद क्या था कि अगर हर एक कंट्री अपनी करेंसी जब मेंबर बन रहा है आईएमएफ का उसको गोल्ड में कन्वर्ट करेगी या डॉलर में कन्वर्ट करके एक्सचेंज रेट बताएगी, तो आपस में उनका ट्रेड होना या आपस में म्यूचुअल एक्सचेंज रेट्स पता करने काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएंगे। लेटर ऑन द फंड एग्रीड टू चेंज in the exchange rates which did not exceed ±1% of the initial par value। तो लेटर ऑन एक्सचेंज ने ये कहा कि आप ±1%, 1% ऊपर या 1% नीचे कर सकते हो आपकी पार वैल्यू से। पार वैल्यू मतलब जो आपने डॉलर की और गोल्ड के हिसाब से बताई थी उसके 1% से ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, 1% से ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आनी चाहिए। अ फर्दर चेंज इन ±1% इज अलाउड बट विद द परमिशन ऑफ फंड। तो 1% तो अलाउ कर दी कि ऊपर नीचे होगी, फर्दर 1% और, मतलब टोटल 2% तब कर सकते हो जब आपको फंड से परमिशन मिलेगी, उसके बगैर नहीं कर सकते। These provisions were changed from fixed exchange rates to flexible exchange rates in 1971। तो ये जो जितनी भी प्रोविजंस थी ये ख़त्म हो गई 1971 में, क्योंकि उसके बाद फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट आ गया। नाउ द फंड हैज़ नो कंट्रोल ओवर द एक्सचेंज रेट्स एडजस्टमेंट पॉलिसीज ऑफ मेंबर कंट्रीज। आजकल क्या है, सब कुछ डिमांड सप्लाई पे बेस्ड है, तो जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो अपने मेंबर कंट्रीज की जो एक्सचेंज रेट्स चल रही हैं उनके ऊपर कंट्रोल नहीं पा पाता। The member countries are not required to maintain and establish par values with gold or dollar। तो आजकल क्या होता है, जो भी मेंबर कंट्रीज हैं उनको अपनी करेंसी का रेट डिमांड सप्लाई से पहले ही तय हो जाता है, तो उनको गोल्ड में या फिर डॉलर में अपनी करेंसी की जो पार वैल्यू वो निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। समझ गए बात, क्योंकि सिस्टम सारा चेंज हो गया। एनी कंट्री कैन नाउ चेंज पार वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी बाय 10% आफ्टर नोटिफाइंग द फंड। तो जो भी उसकी पार वैल्यू चल रही है, जो भी वैल्यू चल रही है उसमें 10% ऊपर नीचे कर सकते हैं, मगर उसके लिए नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा और आईएमएफ को मतलब फंड को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, इफ अ कंट्री हैज़ टू मेक 20% चेंज इन इट्स पार वैल्यू इट मस्ट सीक प्रायर अप्रूवल ऑफ द फंड। अगर वो 10% से ज़्यादा या 20% चेंज करना चाहते हैं अपनी करेंसी का ऊपर नीचे, तो उसको सबसे पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से अप्रूवल लेना होगा। इन दिस केस द फंड हैज़ टू कम्युनिकेट इट्स डिसीजन विद इन, यहाँ लिखना था विद इन 74 आवर्स। ठीक है, तो मतलब जो 72 आवर्स, तो विद इन 72 आवर्स, बेसिकली 72 आवर्स के अंदर अंदर वो अप्रूवल लेंगे, और 72 आवर्स के अंदर अंदर ये कह सकते हो कि जो आईएमएफ है उनको अपना रिप्लाई देना होगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि ऐसा करना अलाउ है कि नहीं है। ठीक है, इन केस ऑफ लार्जर चेंज देन 20% द फंड रिक्वायर्स मोर टाइम टू टेक डिसीजन। अगर 20% से ज़्यादा अपनी करेंसी में ऊपर नीचे करना है तो फंड को और ज़्यादा टाइम चाहिए, ठीक है, ये डिसाइड करने के लिए कि इस कंट्री को अलाउ करें कि नहीं करें। सच डिसीजंस इज टेकन बाय 2/3 ऑफ इट्स मेंबर। जो भी मेजोरिटी डिसीजंस होते हैं, जो फंड के जो मेंबर्स हैं वहाँ वोटिंग पड़ेगी, जो मेजोरिटी डिसीजन है वो लिया जाएगा। ठीक है, द फंड कैन ऑल्सो चेंज by a majority decision par value of all the countries by a given proportion। तो अगर मेजॉरिटी हुई आईएमएफ में तो वो मेजॉरिटी को देखते देखते किसी भी कंट्री की पार वैल्यू में चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि जो मेजॉरिटी बोल रही है वो तो करना ही पड़ेगा। इफ़ अ मेंबर कंट्री डज नॉट लाइक दिस चेंज इट मस्ट नोटिफाई द फंड विद इन 72 आवर्स। अगर किसी भी मेंबर कंट्री को ये पसंद नहीं आया कि उसकी पार वैल्यू को चेंज कर दिया गया, तो उस कंट्री को विद इन 72 आवर्स जो है फंड के साथ अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कराना पड़ेगा, नोटिफाई कराना पड़ेगा। अ कंट्री can change its par value only if it is faced with the problems of correcting fundamental disequilibrium in its balance of payment position। तो हर एक कंट्री अपनी पार वैल्यू चेंज ही तब करती है जब इतनी इमरजेंसी आ जाए कि उसके पास कोई फॉरेन करेंसी बची नहीं है। समझ के बात, तभी तो नए नोट छाप के अपनी करेंसी को डिवैल्यू करेगी। समझ के बात, तो कहने की बात यह है कि हर एक कंट्री अपनी करेंसी को
जो है पार वैल्यू को चेंज तभी करता है जब उसकी बैलेंस ऑफ पेमेंट एकदम ख़राब चल रही होती है। समझ की बात। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थोड़ी लंबी होगी थी मगर ये लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।